नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं रजनी सिंह और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। देश में 24 घंटों में कोरोना के 3,688 नए केस मिले हैं। देश में 24 घंटे में 2,755 मरीज ठीक हुए हैं। देश में 24 घंटों में 2,755 जो मरीज है वो ठीक हुए हैं, जबकि 24 घंटों में 50 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो ये आंकड़ा जो सामने आया है उससे लोगों की टेंशन बढ़ गई है। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 18,684 हो गई है। 24 घंटे में केस बढ़े हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है और जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उससे आशंका फोर्थ वेव यानी कि चौथी लहर की जताई जा रही है। तो ये देश का आंकड़ा है। 24 घंटों में 50 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश के बाद अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1,607 नए केस सामने आए हैं और 24 घंटे में 1,246 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 5,609 हो गई है। ये जो संख्या बढ़ रही है दिल्ली में अलग अलग जगहों पर, उसके बाद टेंशन लोगों की बढ़ती जा रही है। दिल्ली में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 24 घंटों का आंकड़ा हम आपको बता दें। 24 घंटे में कोरोना के 1,607 नए केस हैं और 24 घंटे में 1,246 कोरोना मरीज ठीक हो रहे हैं। तो मरीज ठीक हो रहे हैं, ये थोड़ी राहत की बात है। और अब लखनऊ से बड़ी खबर है। पीएफ घोटाले में फर्जी निकले संजय अग्रवाल के दस्तखत। मामले में सीबीआई को नहीं मिली पूछताछ की अनुमति। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में घोटाला हुआ था। पीएफ घोटाले में आईएएस अफसर संजय अग्रवाल के दस्तखत फर्जी पाए गए हैं। जब दस्तखत की जांच की गई तो वो जो दस्तखत किए गए थे वो फर्जी है। पीएफ घोटाले में आईएएस अफसर संजय अग्रवाल के दस्तखत फर्जी पाए गए हैं। पीएफ घोटाले में आईएएस अफसर संजय अग्रवाल के जो दस्तखत थे, जब जांच की गई तो वो फर्जी मिले हैं। पीएफ घोटाले में फर्जी निकले हैं संजय अग्रवाल के दस्तखत। एक बड़ा घोटाला हुआ था। पीएफ घोटाला, इसकी जांच की जा रही थी। मामले में सीबीआई को पूछताछ की अनुमति नहीं मिली है। सीबीआई ने पूछताछ की अनुमति मांगी थी। वाराणसी से खबर है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने औचक निरीक्षण किया है। खुद गाड़ी चलाकर दीनदयाल राजकीय अस्पताल पहुंच गए और यहां पर कई अनियमितताएं उन्होंने जब देखी तो सीएमएस को फटकार भी लगाई। अस्पताल के टॉयलेट की गंदगी को देखकर सीएमएस को फटकार लगाई। अल्ट्रासाउंड मशीन पर भी कर्मचारी नहीं मिले। मार्च से यहां अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा था। टेक्नीशियन ना होने के कारण बंद पड़ी थी अल्ट्रासाउंड मशीन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीएमओ को फोन पर फटकार लगाई। कहा जल्द ही अल्ट्रासाउंड मशीन को शुरू किया जाए। बुलंदशहर के ऊंचा गांव ब्लॉक के गांव महमूदपुर कपसाई उच्च प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कॉपी किताब की बजाय जरा देखिए, प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट घास काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्कूल के विद्यार्थी दराती से घास काट रहे हैं और किसी ने ये वीडियो बनाकर जब सोशल मीडिया पर डाला तो ये वायरल हो गया। अब सवाल ये कि जिस उम्र में बच्चों के हाथ में कॉपी किताब होनी चाहिए, पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं, वहां पर दराती देकर इस तरीके से घास कटवाई जा रही है। हो सकता है घास के आसपास कोई जहरीला जीव जंतु हो जो बच्चे को काट सकता है। तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? क्या स्कूल प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा? और अब वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करता है?
अगली खबर भी बुलंदशहर से है। रामघाट इलाके में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक डीजे की धुन पर हाथ में तमंचा लहराता देख रहे हैं आप। हाँ, साथ ही युवक तमंचे की सेल्फी भी लेता दिख रहा है। पूरी घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अगर यही गोली चल जाए और किसी को लग जाए तो फिर कौन लेगा जिम्मेदारी, कौन होगा इसके लिए जिम्मेदार? चंपावत में मुख्यमंत्री के उपचुनाव को लेकर बीजेपी जहां पूरी तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आरपी रतौड़ी ने कहा है कि चंपावत की जनता भी खटीमा में मुख्यमंत्री के विधायक के कार्यकाल और मुख्यमंत्री के रहते हुए कार्यकाल को देख चुकी है। इसमें खटीमा की जनता ने उन्हें विधानसभा चुनाव में निकालने का काम किया था। ऐसे में जब कांग्रेस का काम चंपावत की जनता को भी वही सच बताने का रहेगा जो खटीमा में कांग्रेस ने बताने का काम किया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी धामी सरकार ने जनहित के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता हो। भुवन कापड़ी का चेहरा भी देखा, भाजपा ने मुंह की भी खाई और वो वही चेहरा तब खटीमा में था। आज खटीमा से लगा हुआ चंपावत है। तो जो जनता खटीमा की देख चुकी है कि जो विधायकी काल उनका रहा, मुख्यमंत्री काल रहा, नकारात्मक रहा होगा, तभी तो लोगों ने उस चेहरे को नकारा। तो चंपावत की जनता भी जानती कि बगल वाले क्षेत्र में जब विकास नहीं हुआ हो तो चंपावत की जनता भी पहले मन बना चुकी है। आगामी 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इसको लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और सरकार चारधाम को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में चारधाम यात्रा के लिए गुजरात से आए श्रद्धालुओं का पहला जत्था माया देवी के प्रांगण से रवाना हुआ। यात्रियों को चारधाम रवाना करने के लिए प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद मौजूद रहे। चारधाम यात्रा को लेकर जहां व्यापारी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो वहीं यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। गुजरात से आए यात्रियों का पहला जत्था आज हरिद्वार के माया देवी मंदिर प्रांगण से रवाना हुआ। चारधाम को जाने वाले पहले जत्थे में गुजरात से आए जोशी परिवार के लगभग 40 लोग शामिल हैं, जो चारधाम यात्रा में प्रदेश सरकार की गई व्यवस्था से काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हम हरिद्वार में 2 दिन से आए। यहाँ की व्यवस्थाएं काफ़ी बेहतर है और चार धाम के लिए भी आगे भी ये व्यवस्थाएं जो से गवर्नमेंट की ओर से सभी सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ टूरिज्म यात्रियों के लिए पूरी व्यवस्था है, कोई यात्री कोई घबराए नहीं। सब है ये कोविड के बारे में जो दुष्प्रचार हो रहा है गुजरात आदि देश में, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कोविड छुट्टी मांगते नहीं है, कोविड की कोई परेशानी नहीं। इसलिए सभी यात्रियों से मेरा निवेदन है कि आप बेझिझक चारधाम यात्रा और हरिद्वार उत्तराखंड यात्रा में आइए। ये बात तो आज बहुत शुभ दिन है। आज हमारी चारधाम यात्रा शुरू हुई है। 2 साल के बाद विधिवत रूप से आज इसका शुभारंभ हुआ। पिछला साल थोड़ा याद करें तो सितंबर अक्टूबर में हम पहली गाड़ी भेज पाए थे, लेकिन इस साल हमने अपने अप्रैल महीने में चारधाम यात्रा शुरू कर दी है। सरकार का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि फिलहाल जो भी भ्रम की स्थिति थी उन्होंने उस पर स्पष्टीकरण देते हुए ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि बिल्कुल कोई RT-PCR की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव रिपोर्ट्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यात्री बेफिक्र होकर चारधाम यात्रा पर जा सकते हैं। उसके लिए हम सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो हमारा माया देवी प्रांगण एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है, वहाँ से चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया गया है और सबसे पहला दल जो हमारा चारधाम यात्रा में जा रहा है हरिद्वार से, वो गुजरात के हमारे श्रद्धालु हैं और सरकार ने सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पर्यटन मंत्री जी लगातार किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसकी सारी व्यवस्थाएं बड़ी चकाचौंध हों, इसके लिए हर रोज़ मॉनिटरिंग करते हैं और अधिकारियों से माननीय मुख्यमंत्री जी
देते हैं। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। टेलीमेडिसिन और टीबी मुक्त भारत अभियान में कम जनसंख्या वाले राज्य में उत्तराखंड देश भर में दूसरे स्थान पर है, जहां पर राज्य में टेलीमेडिसिन और टीबी मुक्त अभियान कार्यक्रम का बेहतर संचालन हुआ है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि 5 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में उत्तराखंड छत्तीसगढ़ के बाद दूसरे स्थान पर है, जहां पर टेलीविजन वेलनेस सेंटर और टीबी मुक्त भारत कार्यक्रम को आम जनता तक बेहतर तरीके से पहुंचाने का काम किया गया है और आम जनता भी इन कार्यक्रमों से लाभान्वित हुई है। इसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है हमारे, उनकी एक बैठक की और अभी तक के जो 4 साल के अनुभव हैं उनको भी साझा किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो 5 करोड़ से कम की आबादी वाले राज्य हैं उसमें पहला स्थान जो है छत्तीसगढ़ का था और दूसरा स्थान जो है उत्तराखंड का है, जिन्होंने कि टेलीमेडिसिन के द्वारा अपने जितने भी और टीबी मुक्त भारत में एक बड़ा काम किया। चमोली में इंडिया वॉइस की खबर का असर हुआ है। जोशी मठ के सिंघधार के पास हो रहे लीकेज सीवर टैंक का गंदे पानी के आखिरकार बंद कर दिया गया। इंडिया वॉइस ने लीकेज सीवर टैंक की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। बता दें कि खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन और संबंधित विभाग तुरंत हरकत में आया और सड़क किनारे बह रहे गंदे सीवर के पानी को बंद कर पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। इसके लिए स्थानीय लोगों ने इंडिया वॉइस को धन्यवाद कहा। तो इंडिया वॉइस ने कल शाम को अपने बुलेटिन में ये खबर दिखाई थी कि किस तरीके से जो लीकेज हो रहा है सीवर टैंक में, उसकी वजह से सड़क पर पानी है, घरों में गंदा पानी घुस रहा है, बदबू आ रही है और लोग परेशान हैं। लोगों ने अपनी बात इंडिया वॉइस के जरिए रखी और आज देखिए खबर का असर हुआ और अब वहां पर जो लीकेज हो रहा था सीवर टैंक में उसे बंद कर दिया गया है। रुकाते हैं अगली खबर का। रानी पोखरी के घमंडपुर में साईं मंदिर के पास ग्रामीण मंशा राम कुकरेती के घर के बाथरूम में गुलदार का बच्चा घुस गया। इससे घर में हड़कंप मच गया। इस बात की जानकारी ग्राम प्रधान सुधीर रतोड़ी और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल कुमार को दी गई। इसके बाद बड़कोट रेंज के अधिकारियों को जानकारी दी गई। बड़कोट रेंज के अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मंशा राम के घर के बाथरूम में घुसा गुलदार के बच्चे को पिंजरे में कैद कर वन विभाग के ऑफिस लेकर गए। ग्रेटर नोएडा में बीटा 2 थाना पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस गश्त कर रही थी, तभी एक कार बिना नंबर के आती दिखाई थी, जिस पर कार को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन वो रुकी नहीं और कार में सवार जो शख्स था कार की स्पीड तेज कर दी उसने। इसके बाद पुलिस ने पीछा किया और बदमाश को घेर लिया। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया है। बदमाश के पास से लूटे हुए मोबाइल, एक तमंचा और एक कार बरामद की गई है। पकड़े गए बदमाश पर लूट के 1 दर्जन से अधिक केस दर्ज है। कुशीनगर के तरियासू जान थाना इलाके के मुकुंदपुर गांव के पास पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक अंतर्राज्यीय बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। पुलिस ने उनके पास से एक बाइक, तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन और 19,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक ये वही बदमाश है 2 दिन पहले मुठभेड़ के दौरान भाग निकला था। उसके खिलाफ यूपी और बिहार में कई मुकदमे दर्ज हैं। तो पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई और पुलिस ने अंतर्राज्यीय बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। कई मामले न केवल यूपी में दर्ज हैं बल्कि बिहार में भी दर्ज हैं। जब मुठभेड़ हुई तो सीधे पुलिस की कोशिश यही रहती है कि उसे पकड़ा जाए जिंदा। पैर में गोली मारी गई, उसके बाद घायल हो गया बदमाश, उसे हॉस्पिटल लेकर गए, इलाज करवाया और उसके बाद आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। इसके पास से सामान भी बरामद हुआ है और
पैसे नगद बरामद हुए हैं। और ये वही बदमाश है जो पिछले दिनों मुठभेड़ हुई थी उसमें भाग गया था। तब से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और आखिरकार पुलिस को कामयाबी हाथ मिली। आगरा में देर रात में सीआईडब्ल्यू की टीम और रकाबगंज थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर पुलिस बदमाश को पकड़ने पहुंची। आरोपी पवन ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली पवन के पैर में लगी, वो घायल होकर गिर पड़ा। मौका मिलते ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पवन के पास से पुलिस ने मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद किया है। वहीं बस्ती जिले के रुधौली कस्बे में 23 अप्रैल को कपड़ा व्यवसायी अशोक कसौधन के अपहरणकर्ता 13 साल के बेटे अखंड का पुलिस ने पता लगा लिया है। अखंड को सहजनवा नगर पंचायत के शिवपुरी कॉलोनी से किडनैपर्स के चंगुल से मुक्त करा लिया गया है। मौके से अपहरणकर्ता सूरज सिंह और आदित्य सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों सगे भाई हैं। आपको बता दें कि रुधौली कस्बे के कपड़ा व्यवसायी अशोक कसौधन का 13 साल का बेटा अखंड उर्फ अंकित कसौधन 23 अप्रैल की शाम करीब 4 बजे किडनैप कर लिया गया था। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर।